नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन बुक विशाल और आज हम लेकर आए हैं जेटेट अभ्यास सीरीज का सेट 2। इस सीरीज में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके जेटेट एग्जाम के अनुरूप एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जेटेट अभ्यास सीरीज का प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बालक में जो होता है ये सामाजिक भावना का विकास जो होता है ये जन्मजात नहीं होता है। बालक जो है, बालक का जन्म के बाद ही बालक जो है जैसे जैसे वह अपने वातावरण और समाज में घुलता मिलता है वैसे वह सामाजिक प्राणी धीरे 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 वह हो जाता है। जन्म के समय बालक एक सामाजिक प्राणी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहमत है। बालक जन्मजात जो है एक सामाजिक प्राणी नहीं होता है। वह जैसे जैसे अपने आस पड़ोस परिवार के साथ घुलता मिलता है वैसे वैसे वह समाज के अनुरूप ढल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बालक की शैक्षिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? तो किसी बालक की शैक्षिक प्रगति गिर रही है, इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि जो लर्निंग में जो होता है इंटरेस्ट सबसे प्रमुख फैक्टर होता है। लर्निंग में इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे किसी बालक की शैक्षिक प्रगति अगर दिन प्रतिदिन घट रही है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि बालक को पढ़ने में रुचि नहीं हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है, उसका लर्निंग में इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण। किसी भी बच्चे का पढ़ाई करने में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये होता है कि उसका लर्निंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि? तो वर्तमान में नारी शिक्षा का जो अभी चल रहा है वो ये है कि अभी थोड़ा विकास और ये चाहती है, इसमें अभी थोड़ा और विकास होना चाहिए। वर्तमान में नारी शिक्षा का विकास थोड़ा और होना चाहती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है। अभी भी जेंडर इक्वालिटी के लिए सुधार आवश्यक है। इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? तो साक्षरता अभियान इसका मतलब लोगों को साक्षर करना। तो साक्षरता अभियान में आप इस प्रकार योगदान दे सकते हैं कि दो निरक्षर व्यक्तियों को अगर आप साक्षर कर देते हैं तो उसमें आप अपना योगदान इस प्रकार से दे सकते हैं। नौकरी करके नहीं, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। स्वयं को साक्षर करके, आप तो साक्षर हैं ही, और साक्षरता का महत्व बताकर नहीं। दो निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके आप अपना साक्षरता अभियान में योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है? तो एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए सबसे आवश्यक यह है, ऑप्शन नंबर ए में है, समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच नहीं, ये ऊंची पहुंच नहीं होगा। व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण, ये बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी में स्वास्थ्य, शरीर और खानदानी संपन्नता नहीं, उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 6 में, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। तो कक्षा में जो बच्चे धीमी गति या कम गति से सीखते हैं तो उनके लिए क्या उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए में है, अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए। ऐसे छात्रों को अलग कक्षाएं चलाए नहीं, अलग नहीं, उसी कक्षा में हमें सभी बच्चों, क्योंकि समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बैठाया जाता है। उन्हें कम गृह दिया जाना चाहिए नहीं, बिल्कुल गलत। फिर पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए, बच्चों को दंड और पुरस्कार हमें नहीं देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है, ऐसी दशा में आप। तो अगर कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में विलंब इसका मतलब लेट से आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है, उसे दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया आपको, दंड, पुरस्कार और दंड हमें नहीं देना है। उसके अभिभावकों को इसकी जानकारी देंगे? नहीं। विलंब से आने का कारण जानकर उसके उसे निराकरण का प्रयास करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। डी में है, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे? नहीं। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलंब से आने का कारण जानकर उसके निराकरण का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षा की शैली है। उत्तम शिक्षा की क्या शैली? तो उत्तम शिक्षा की शैली, ऑप्शन नंबर ए, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन बी, मंद छात्रों के अनुरूप होना चाहिए? नहीं। प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होना चाहिए? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक या फिर बाल केंद्रित, इसी को कहा जाता है क्या? बाल केंद्रित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तम शिक्षा की शैली जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? तो छात्रों को गृह कार्य समय पे करवाने के लिए आप क्या करेंगे? तो उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे? नहीं। गृह कार्य के महत्व को बताएंगे? नहीं। छात्रों की सहायता करेंगे? नहीं। उनके कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे ताकि वो मोटिवेट होकर क्या करे? गृह कार्य समय पर कर ले। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। शिक्षा का स्तरोन्नयन मतलब शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, है ना? तो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय को पूरा सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक को उच्च वेतनमान देना। नहीं। छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध सुदृढ़ करना। तो ये बिल्कुल सही है, छात्र अभिभावक अध्यापक संबंध को सुदृढ़ करना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। या फिर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, सबसे उपयुक्त जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक अधिगम प्रभावी बनाना। हाँ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करना है? प्रभावी बनाना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के सर्वाधिक आवश्यक जो है वो क्या है? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अधिगम का ही मतलब होता है क्या? सीखना। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा शिक्षण तभी अच्छा होगा जब सभी छात्र क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देने में तत्पर हो। तो सभी छात्र क्या होंगे? प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर जब होंगे तभी कक्षा शिक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11, क्वेश्चन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अध्यापक की वे विधियां जो कारणों व उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है होती है। तो अध्यापक का वह विधि जिसमें क्या करते हैं कि बच्चे के गलती के कारणों या ना समझ पाने के कारणों का पता करना और उसके परिणाम के संबंधों की खोज जब करते हैं अध्यापक, तो उसको कहा जाता है प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, बच्चों के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां। तो बच्चे के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां जो है वो बहुमुखी बहुमुखी हो जाती है, मतलब बहुत सारे दिशाओं में, मल्टी डायरेक्शनल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। तो नवोदय विद्यालय जो प्रारंभ किए गए हैं
प्रारंभ किए गए हैं प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय को प्रारंभ किया गया है, रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए। अगला प्रश्न, अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब। तो एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? जब शिक्षण के दौरान अगर बच्चे आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका मतलब बच्चा क्या है, एक्टिव है। और जहां बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, वहां एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक प्रसन्नता की बात होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। विचारों का संप्रेषण, इसका मतलब क्या, विचारों का आदान प्रदान। तो इसी को कहा जाता है क्या, कक्षा की अंतःक्रिया। तो कक्षा कक्ष में विचारों का संप्रेषण निर्भर करता है किस पर, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए आवश्यक है। तो छात्र जो है अधिक से अधिक अध्ययनशील बने इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो छात्रों में रुचि जागृत करना। छात्रों में रुचि, इसका मतलब क्या, रुचि का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब होगा बच्चे में तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक अधिकतम अध्ययनशील बना हुआ रहेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में रुचि जागृत करना। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालयों में बालकों को प्रवेश दिया जाता है। तो नवोदय विद्यालय में जो है बालकों को प्रवेश दिया जाता है कक्षा कब से, 6 से, क्लास 6। तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कक्षा षष्ठम, कक्षा षष्ठम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो एनसीईआरटी का मुख्यालय जो है वो है कहाँ, नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य, व्यवसाय परक इसका मतलब क्या, जॉब ओरिएंटेड। तो व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य किससे है, किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए। अगर किसी बच्चे को किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए तो उसे कहा जाता है क्या, व्यवसाय परक शिक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक की अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक छात्र अनुक्रिया का स्वरूप, ऑप्शन नंबर सी है अध्यापक का अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो है आपका अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक की अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, करके सीखना इसलिए उपयोगी है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्रियाशील, इसका मतलब क्या, एक्टिव होना ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे क्रियाशील पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है? तो पाठ्यक्रम निर्माण में जो है ऑप्शन नंबर ए है सबके लिए शिक्षा, स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा। तो एक पाठ्यक्रम निर्माण में जो है ऑप्शन नंबर ए का है ऑप्शन नंबर ए में है छात्रों को, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तकों को, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण विधियों को। तो पाठ्यक्रम निर्माण में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। या फिर सबसे उपयुक्त उद्देश्य, सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के उद्देश्यों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है, जनतंत्र के लिए शिक्षा का अर्थ है।
जनतंत्र या फिर लोकतंत्र या फिर बाल केंद्र। तो ऑप्शन नंबर ए है सबके लिए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अपने आचरण को आदर्श रखकर, अपने विद्वता का प्रदर्शन कर, छात्रों को भयभीत करके नहीं, प्रधानाचार्य का सहयोग करके नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने आचरण को आदर्श रखकर। अगला प्रश्न, जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं तो कक्षा में डैश भी साथ साथ चलना चाहिए। तो कक्षा में आप शिक्षण करते हैं तो उसके साथ क्या क्या चलना चाहिए? ऑप्शन नंबर में है मौखिक विचार संप्रेषण, अशाब्दिक विचार संप्रेषण नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है सरल संप्रेषण नहीं, ऑप्शन डी में है क्या सभी प्रकार के संप्रेषण। सभी प्रकार के संप्रेषण, सभी प्रकार के संप्रेषण जो है कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान चलती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने में शिक्षक सहायता लेता है। तो कक्षा कक्ष में संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने में शिक्षक किसकी सहायता लेता है? ऑप्शन नंबर ए है टीवी की, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो की, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधियों की, तो ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी का। तो कक्षा संप्रेषण में जो है प्रभावी शिक्षक क्या करता है, इन सभी चीजों की सहायता लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है तो पालन पोषण करना, व्यवहारिक परिवर्तन, नेतृत्व देना। बिल्कुल सही, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पालन पोषण करना, व्यवहार में परिवर्तन और नेतृत्व देना। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किन चीजों का? ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का, वंशानुक्रम और वातावरण का नहीं, ध्यान व रुचि का अध्ययन नहीं, व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन। प्रत्येक व्यक्ति का सीखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है, इसे ही कहा जाता है व्यक्तिक भिन्नता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र विज्ञान मनोविज्ञान से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इन सभी चीजों से है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्नों का श्रृंखला। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले